Hello guys, this is Vishwajit and I welcome you all to your favorite channel that is the ज्ञान ओडिसी, जहाँ के आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट और साथ ही साथ मिलता है आपको एक अपॉर्चुनिटी टू क्लियर योर एकेडमिक्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। सो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाते रहिए और अपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन हमेशा मेरे लिए दबाते रहिए ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियोज़ लाते रहूं और आपके इस ज्ञान के जो जर्नी है उसमें एक कंपेनियन की तरह आपका साथ निभाता रहूं मैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया इससे पहले का टॉपिक, तो हम लोग जो है उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे सेकंड टॉपिक का इस वीडियो में। सो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. हुआ क्या है कि जैसे ही नेपोलियन ने धीरे धीरे करके अपने पड़ोसी एरियाज को यानी कंट्रीज को अपने कब्जे में लेना स्टार्ट किया, तो जो भी रिफॉर्म्स वो अपने यहाँ लेकर के आ चुका था, क्योंकि देखो जो वो रिफॉर्म्स लेके आता था उसका मेन मोटिव था कि जो पब्लिक का डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए, तो वो कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि नेपोलियन ने दोबारा डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया था वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को। लेकिन नेपोलियन काफ़ी चालाक था। उसने क्या किया कि जो डिमांड पब्लिक रखना चाहती थी, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, उसको वो शॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहा था ताकि पब्लिक का फिर से एक अपराइजिंग देखने को ना मिले। क्योंकि वहाँ के लोगों में क्या था, नेशनलिज्म की जब भावना ऑलरेडी जग चुकी थी तो सबको वो यूनाइट कर ही चुका था अपने वेरियस कोड के थ्रू, जो भी कोड उसने लाया था, जिसको कि सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि फ्रांस के लोग जो थे वो नेशनलिज्म में इतने ज़्यादा डूबे हुए थे कि वो लोग नेपोलियन के हर एक एक्टिविटी को सही ठहराते गए, उसे सपोर्ट करते गए, जिसके कारण कि नेपोलियन जो है बहुत बड़ा एक पावर की तरह इमर्ज होकर के उभरता है और यूरोप के मैक्सिमम एरियाज पे वो कब्जा करना स्टार्ट करता है। जैसा कि हमने देख लिया था पिछले टॉपिक में कि वो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इन सब एरियाज पे, जर्मनी, इन सब एरियाज पे वो कब्जा ऑलरेडी कर चुका रहता है। तो जो ऑलरेडी रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में लाए थे उसको अब वो उन कब्जे किए हुए एरियाज में धीरे धीरे करके स्टैब्लिश करने लगता है। और इसमें तो कोई डाउट नहीं कि नेपोलियन ने मोनार्की को पूरी तरह से दोबारा रीस्टैब्लिश कर दिया था, डेमोक्रेसी को फ्रांस से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन उसने जो चेंजेस लाए थे वो काफ़ी लॉजिकल लगते थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तार्किक थे, जिसका कि वहाँ एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी था। उन रिफॉर्म्स का वहाँ पर जो है इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, बिकॉज कि पब्लिक बेसिकली अपराइजिंग करती थी या फिर रिवोल्ट करती थी, और काफ़ी एफिशिएंट था। इसमें आपके जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो बहुत कम थी, लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे और इसीलिए नेपोलियन इतना बड़ा पावर बन भी पाया, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट था। नेशनलिज्म का स्पिरिट वो जगा दिया था लोगों में ऑलरेडी, और उसने जो रिफॉर्म्स लाए थे वो भी नेशनलिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड करने में हेल्प कर रहा था। लेकिन वो इन्हीं रिफॉर्म्स को जो फ्रांस में ऑलरेडी वो ला चुका था, वो अपने कब्जे किए हुए एरियाज में धीरे धीरे करके स्प्रेड करने लगता है। तो उसे हम कहते क्या है कि द सिविल कोड ऑफ 1804 उसका नाम था ये। इस पर भी बोर्ड का क्वेश्चन आता है सिविल कोड ऑफ 1804 को एक्सप्लेन करने के लिए। Usually known as Napoleonic Code, did away with all privileges based on birth, established equality before law and secured the right to property. इन्होंने जो भी सोसाइटी के एविल्स थे, सोसाइटी के, वो जो बीमारियां थी सोसाइटी की, उसको खत्म किया। जो कि प्रिविलेजेस जो है मोनार्की के टाइम पर जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जो स्पेशली क्लर्जी, नॉबल्स वगैरह जो है ये सब एंजॉय करते थे, नॉबल्स ये सब जो एंजॉय करते थे, ये लोग जो है धीरे धीरे करके उसको ख़त्म करने लगे। मतलब नेपोलियन उसको ख़त्म करने लगा। वो जो प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ था कि भाई क्लर्जी का बेटा क्लर्जी होगा और नॉबल्स का बेटा नॉबल्स ही रहेगा, हेरिडिटरी पोजीशन बना दिया गया, तो वो भी ख़त्म किया गया। फिर इक्वालिटी लाया गया पूरे सिटीजन के बीच में,
यानी कि सारे सिटीजन जो है इक्वल होंगे बिफोर लॉ, और उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि बेसिकली लिबरल्स का डिमांड था, लिबरल्स का डिमांड था राइट टू प्रॉपर्टी का, उस डिमांड को भी उसने जो है फुलफिल किया। मतलब उसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। लिबरल को हमेशा डर होता था कि मोनार्क जो होगा वो छीन लेगा उनका प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर किया लोगों का, ताकि वो लोग अपराइजिंग में पार्ट ना ले कभी, या फिर वो रिवोल्ट ना करे। तो बहुत ही चालाकी से नेपोलियन ने वहाँ पर रिफॉर्म्स लाए और फ्रांस मतलब कि फ्रेंच पीपल का जो है, फ्रेंच के लोगों का सपोर्ट गेन किया। अब इसी कोड को उसने क्या किया कि दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। इसी कोड को उसने फ्रांस के जो कंट्रोल में जो भी एरियाज आए थे, जैसे डच रिपब्लिक, डच जो है आपका पहले नाम था हॉलैंड, नीदरलैंड का पुराना सबसे पहला नाम जो था वो था डच, फिर उसके बाद होता है हॉलैंड, हॉलैंड से फिर होता है नीदरलैंड। तो डच रिपब्लिक में उसने एस्टेब्लिश किया इन्हीं कोड्स को। स्विट्जरलैंड में, इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स थे, यानी कि जो एरिया को जो डिवाइड किया गया था इन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, उसको जो है बहुत ही सिंप्लीफाई किया, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था वो। हम जर्मनी का केस देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, हमें मिलेगा वो देखने को। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया। जो फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म किया उसने, और जितने पीजेंट्स थे उनको सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से मुक्त किया। फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, और जो भी पीजेंट्स थे और सर्फडम थे उनको मैनोरियल ड्यूज से सर्फ्स थे उनको आज़ाद करवाया, और साथ ही साथ जो मैनोरियल ड्यूज थे उसको ख़त्म कर दिया गया। अब ये देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सर्फडम है, सर्फडम इज व्हाट, इट वाज अ टाइप ऑफ स्लेवरी दैट वाज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द मेडाइवल एज इन द यूरोप। स्लेवरी, सर्फडम, फ्यूडल सिस्टम का ये एक पार्ट हुआ करते थे, और सबसे बेस लेवल पे ये थे, सबसे लोवेस्ट लेवल पे आते थे सर्फ। इनको आज़ादी नहीं होती थी किसी भी चीज़ की, इवन कि अपनी शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। ये लोग अटैच्ड होते थे एक लैंड से, और एक सर्फ का बेटा भी सर्फ ही होगा और उसी लैंड को वो कल्टीवेट करेगा। ठीक है। मैनोरियल ड्यूज, मैनोरियल ड्यूज बेसिकली मैनोर होता था एक एरिया, एक स्टेट होता था जिसके अंदर में एक फ्यूडल लॉर्ड जो होता था वो रहता था, और उसमें बहुत सारे खेत होते थे। उन खेतों का कल्टीवेशन के लिए ये लोग जो है मैनोरियल, जो मैनोर्स होते थे, मतलब कि उसमें स्लेव रखते थे वो, और वो स्लेव उन्हीं से अटैच्ड होते थे। उनको हमेशा से उसी मैनोर में रहना है, उसके बाहर जाने का परमिशन नहीं था। तो ये एक तरह की स्लेवरी थी, सर्फडम और मैनोरियल, इसको इसने खत्म किया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेर रिमूव्ड। गिल्ड क्या होता है, व्हाट इज गिल्ड? गिल्ड का मतलब होता है कि एक टाइप का जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उन लोगों का अपना यहाँ पर मोनोपोली चलता था। अब ये मोनोपोली के कारण ये इसमें कोई दूसरा बंदा इसमें एंटर नहीं कर सकता था, यानी बाहर का कोई बंदा होगा अगर वो उसमें बिजनेस करना चाहता है या फिर किसी तरह का ट्रेड करना चाहता है, तो ये ट्रेडर्स का बेसिकली एसोसिएशन होता था। तो अगर कोई ट्रेड करना चाहता है बाहरी बंदा, तो उसको ये अलाउ नहीं करते थे। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस के कारण बहुत ही ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे वहाँ बिजनेस करने का, किसी तरह का ट्रेड करने का, तो वो अलाउड नहीं था। ये गिल्ड वाले उनको रोकते थे, और ये काफ़ी रेगुलेट करते थे उस बिजनेस को। इनके रेगुलेशंस के कारण बाहरी लोग जो है वो अलाउ नहीं होते थे। तो उसको भी इसने ख़त्म किया। किसने? आपका जो मोनार्की नेपोलियन ने उसको ख़त्म किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड, उसको इम्प्रूव कर दिया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब बिजनेसमैन भी बेचारे खुश हो गए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज़ादी दी। जैसा बिजनेसमैन चाहते थे कि भाई कस्टम ड्यूटीज़ ये सब जो लगते हैं इंटरनल, इन सब को ख़त्म कर दिया जाए, जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं ये सब जो है इश्यूज ये सारे ख़त्म किए जाएँ। तो इससे क्या हुआ कि नए बिजनेसमैन जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। वो नेपोलियन के रूल को वो लोग अच्छा मानने लगे, सपोर्ट करने लगे। Businessmen and the small scale producers of the goods in particular began to realize that the uniform law, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and the exchange of the goods and capital from one region to another. जो छोटे बिजनेसमैन थे या छोटे प्रोड्यूसर्स थे किसी गुड्स के, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स थे और बिजनेसमैन थे, उन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो यूनिफॉर्म लॉ लेकर के आया है नेपोलियन, और जो वेट और मेजर्स को जो इसने स्टैंडर्डाइज किया, यानी कि सेम वेट एंड मेजर जो है पूरे
आपका उस रीजन में आपको अप्लाई होता था। इससे क्या हुआ कि उनके लिए बिजनेस करना आसान हो गया। एक जगह से दूसरे जगह जब सामान ले जाते थे, गुड्स ले जाते थे, तो उनको जो है उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं करना होता था, यानी कि कस्टम ड्यूटीज। कन्वर्जन का इशू नहीं था कि भाई एक तरह का स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है दूसरी तरह का स्टैंडर्ड है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना होगा उसी यूनिट में, फिर जाकर के उसको जो है वो लोग उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते थे। तो ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता था। और कॉमन नेशनल करेंसी, पहले हर जगह की करेंसी अलग हुआ करती थी, जितने एरिया को उसने कब्जा किया था हर जगह की करेंसी अलग थी, हर एरिया की करेंसी अलग थी। तो जिससे क्या होता था कि उसे भी कन्वर्ट करना होता था पेमेंट करने के लिए। तो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज होते थे, बहुत टाइम लग जाता था ट्रेड करने में, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था। और अगर पेरिशेबल गुड्स होता था तो वो खराब भी होता था, तो बिजनेसमैन को बहुत नुकसान होता था। इससे इजीली जो है गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट उनके लिए बहुत आसान हो गया एक रीजन से दूसरे रीजन में। और इसीलिए ये सारे बिजनेसमैन जो आपके मिडिल क्लास के लोग थे, ये लोग बहुत खुश थे, इनको और अच्छा लग रहा था, इनको मजा आ रहा था नेपोलियन के रेन में। हाँ, तो नेपोलियन ऐसा कर क्यों रहा था? नेपोलियन इसलिए कर रहा था कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगी हुई रहे। यूनिफॉर्म में जो आपके स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स थे, आपके जो यूनिफॉर्म लॉ था, जो सर्फडम से सबको ख़त्म किया गया, तो लोगों में एक तरह से नेशनलिज्म को वो स्प्रेड करना चाहता था। अब लोगों को क्या था कि जो रिक्वायर्ड था वो ये ऑलरेडी रिफॉर्म्स ला करके उन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग जिनको कि जो चाहिए वो मिल रहा है, वो कभी रिवोल्ट करेंगे क्या? तो ये रिवोल्ट को दबाने का तरीका था और साथ ही साथ नेशनलिज्म को भी स्प्रेड करने का तरीका था कि लोगों में नेशनलिज्म स्प्रेड मतलब कि इमर्ज हो और वो क्रिएटेड रहे, उसको कंसोलिडेट करना चाह रहा था वो। क्योंकि लोग अगर वहाँ खुश रहेंगे, उनके जो डिमांड्स थे उसको वो फुलफिल कर रहा था, जिससे कि वो खुश रहेंगे और इनके जो रेन है उसके खिलाफ में कभी भी रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ही स्मार्टली नेपोलियन ने ये सबको तय किया था। लेकिन होता क्या है कि आप भले ही कितना भी उनको कुछ दे दो, जैसे कि आप डॉगी पालते हो सपोज, तो आपके पास डॉगी होता है, लेकिन इसको जब आप बांध के रखोगे तो क्या आपको लगता है कि डॉगी को आप डेली पेडिग्री खिलाओ या फिर जो भी आता है उनका रॉयल कैनिन वगैरह खिलाओ, उनके टेस्टी टेस्टी फूड सब कुछ प्रोवाइड करो? आपको लगता है कि वो खुश रहेगा कभी भी? बांधे हुए डॉगीज हमेशा एग्रेसिव हो जाते हैं। वाई? बिकॉज कि उनको भी आज़ादी चाहिए, वो भी जीना चाहते हैं आज़ाद होकर के। यहाँ आज़ादी थी लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। तो यहाँ भी आपको रिबेलियन देखने को मिलेगा, बट नॉट इन फ्रांस। फ्रांस के बाहर जहाँ की उन्होंने कब्जा किया था। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to the French rule were mixed. तो सारे लोग तो भाई खुश होंगे नहीं एक बंदे से, बहुत सारे लोग बिजनेसमैन खुश थे, मान लो कि 70% खुश होंगे, लेकिन 30% ऐसे भी होंगे जो कि ना खुश होंगे नेपोलियन के रूल से। वो तो भाई हर पॉलिटिकल सिस्टम में होता है कि आप 100% पॉपुलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, इवन डेमोक्रेसी भी नहीं। इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि 100% पॉपुलेशन सेटिस्फाई होगी बेवकूफ़ी है। सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना है आपको, उनके डिमांड्स को फुलफिल करना है, उनके नीड को फुलफिल करना है, यही आपका जो है फंडा होता है एक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो होता क्या है कि जो लोकल पॉपुलेशन था फ्रेंच रूल के अगेंस्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स था कौन से एरियाज में जहाँ पर उसने कब्जा किया था। इनिशियली इन मैनी प्लेसेस सच एज होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रसेल्स। ब्रसेल्स हो गया आपका बेल्जियम का कैपिटल, मेंज, मिलान, वार्साओ, सब वो यूरोपियन सिटीज हैं। द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम्ड एज हार्बिंगर ऑफ द लिबर्टी। इनको लग रहा था कि भाई ये लिबर्टी के दूत हैं, मतलब ये आज़ादी, लोगों के जो आज़ाद सोच है उसके दूत बन के आए हैं ये, और ये इनको जो है आज़ादी दिलवाएंगे डेस्पोटिक रूल से, मोनार्की के अगेंस्ट। बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। जो इनिशियल इनका एंथुसियाज्म था धीरे धीरे करके वो कन्वर्ट होने लगा दुश्मनी में। वाई? ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज वही बात हुई जो मैंने आपको पपी के बारे में बताया था। वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है कि कितना भी हो जाए ये तो इंसान है यार, इनको भी तो फ्रीडम चाहिए। इनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा था। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। आप कितना भी सोने के पिंजरे में रख दो किसी चिड़िया को, किसी बर्ड को, भले ही सोने के चेन से बांध दो अपने डॉगीज को, उनको भी आज़ादी पसंद है। वो कभी भी आपको इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे कि आप उनको पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहे हो। कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मतलब कि फ्रांस के बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। पपीज और वो बर्ड्स का बात खत्म हो गया, तो आप उससे रिलेट मत करना प्लीज़। हाँ, तो उनके हाथ में जो है पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाया गया था उसमें इनको कोई भी राइट्स नहीं दिए गए थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे। ठीक है, क्यों? इनको दिक्कत हो रही थी, ये बहुत ज़्यादा टैक्स जो है कलेक्ट करना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा टैक्स उन पर इम्पोज करता था। कैसे, वो हम देखते हैं। इंक्रीज टैक्सेशन, साथ ही साथ सेंसरशिप, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज।
ये 3 चीज इसके लेकर के डूब गई, एक तरह से कहा जाए नेपोलियन को। टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया क्योंकि भाई वॉर लड़ रहा था ये हर जगह, एक तरह से ये सब जगह खर्च कर रहा था, वॉर में खर्च होती है बहुत ज़्यादा, डिमांड बहुत होते हैं उसमें, तो इसके लिए जो है टैक्स से ही कलेक्ट करेंगे लोगों से, तभी तो जाकर के वो जो है खर्च मेंटेन होगा। तो टैक्सेशन इसने कहाँ बढ़ाया है? फ्रांस के बाहर बढ़ाया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया। सेंसरशिप, कुछ भी छपेगा तो बिना गवर्नमेंट की मर्जी से नहीं छपेगा। और गवर्नमेंट कौन था? मोनार्क। और मोनार्क कौन था? नेपोलियन। मोनार्क के मर्जी के बिना कुछ भी नहीं छप सकता है, किसी भी तरह के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्टर्स, कुछ भी नहीं। और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्योर द रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इतने सारे टैक्स, बार बार सेंसरशिप लगाना, आपकी आवाज को भी दबा देना, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे करके लोगों के बीच में बहुत सारा जो है असंतोष और क्रोध भरने लगा उनके दिल में। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, यानी कि जबरदस्ती लोगों को रिक्रूट करने लगे फ्रेंच आर्मी में। भले ही आपके जो है नेशनलिज्म या फिर पेट्रियोटिज्म फ्रेंच आर्मी के लिए नहीं है, फ्रांस के लिए नहीं है, बट जबरदस्ती उसको डालने लगे फोर्सफुली, ताकि वो पूरे यूरोप पे कब्जा कर पाए। वो एक ड्रीम लेकर के चल रहा था कि उसे यूरोप पे कब्जा करना है। ये सारी चीजें जो है, ये सबको आउटवे, मतलब ये सारी चीजें आउटवे कर दिया। किस चीज को आउटवे? मतलब कि भारी पड़ गई किस पे? जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए थे और जो एडवांटेजेस इन्होंने जो दिए थे लोगों को, उसके ऊपर ये काफ़ी भारी पड़ गया। क्या? टैक्सेशन, सेंसरशिप और फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज, क्योंकि इसको कब्जा करना था पूरे यूरोप पे। इसलिए मैंने ये एग्जांपल भी दिया था आपको कि कितना भी सोने के पिंजरे में रखोगे किसी भी चिड़िया को, वो खुश नहीं होगी। सो ये तो होना ही था, जैसा कि आप जानते हो कि किसी के साथ भी अगर हम ऐसा करेंगे, उनको आज़ादी पसंद है और इनको पॉलिटिकल फ्रीडम मिल नहीं रहा था। सो ऐसा होना ही था। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक मैं बहुत जल्द उस पर वीडियोज़ बना करके लेकर के आऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ को आप पसंद कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होते रहूँ और आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहूँ। और जैसा कि मेरे चैनल का टैग लाइन है, बी क्यूरियस। सो आप क्यूरियस बने रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और जो ऊपर में फ्लैश हो रहा है मेरा मेल आईडी, उस पर भी आप भेज सकते हैं। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंक्विजिटिव रहिए, क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ बच्चे जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं समझने में। ओके, सो इतना कह करके मैं आज का वीडियो एंड करना चाहूँगा। सो फाइनली बी क्यूरियस एंड टेक केयर, बाय बाय।